अभी तक हम पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ रहे थे, ठोस, द्रव, गैस। और अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। संपीड़ित गैसों के कुछ उदाहरण लेते हैं। संपीड़ित का मतलब होता है दबाई हुई गैस, अर्थात गैस को एक दाब के साथ भरी जाती है और ये जो गैस के जो कण होते हैं पास आ जाते हैं और एक तरल अवस्था में आ जाते हैं ये। तो इस तरह से एक तो है रसोई गैस में उपयोग में होने वाली एलपीजी गैस, ये एक प्रकार की संपीड़ित गैस है, अर्थात दबा करके इसको सिलेंडरों में भरा जाता है। दूसरा, चिकित्सालयों में जो सिलेंडरों में भरी ऑक्सीजन गैस होती है जो कि रोगियों को श्वसन क्रिया में काम में आती है, वो भी एक तरह की संपीड़ित गैस है। तीसरा है वाहनों में उपयोग होने वाली सीएनजी गैस, ये वाहनों को चलाने में काम में आती है। इसको भी दाब के साथ में सिलेंडरों में भरा जाता है, अतः यह भी संपीड़ित गैस है। इनके पूरे नाम दे रखे हैं। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके बाद में क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अगला टॉपिक लेते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हमारे सामने एक जल का उदाहरण है। जल तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो देखते हैं जल की तीन अवस्थाएं। जल की तीन अवस्थाएं। नंबर एक, ठोस अवस्था, ये होगी बर्फ। और द्रव अवस्था, ये होगी जल। तीसरा, गैसीय अवस्था, ये होगी जलवाष्प। यानी तीनों अवस्थाओं में जल पाया जाता है और तीनों अवस्थाओं में इसके अणुओं की संरचना वही होती है, वही H2O के रूप में पाया जाता है। अब इसके बाद लेते हैं कि पदार्थों की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला बिंदु लेते हैं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ताप का प्रभाव, यानी अवस्था को बदलने में क्या कोई ताप प्रभाव डालता है, इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पहला है ठोस, यानी हम बर्फ को लेते हैं। इसके लिए बर्फ लेकर इसको हम गर्म करते हैं, इसको उष्मा देते हैं, फिर हम पाते हैं कि ये द्रव में बदल जाता है। कैसे बदलता है वो देखते हैं हम अभी। बर्फ को गर्म करने पर, अर्थात इसको ऊष्मा देने पर जल के अणु ऊर्जा पाकर कंपन करने लगते हैं। कंपन करने लगते हैं धीरे धीरे कणों के मध्य
का आकर्षण बल कम हो जाता है तथा पात्र के अंदर, जिस पात्र में हम बर्फ को गर्म कर रहे हैं, तथा पात्र के अंदर जल के कण गति करने लगते हैं। इस प्रकार बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाती है। द्रव अवस्था में आ जाती है। दूसरा अगर उदाहरण लें जल का, कि जल को अगर हम और आगे गर्म करें और उष्मा दें तो क्या होगा, क्या वो गैसीय अवस्था में आ जाता है? तो जल को और गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि गर्म करते तो हम इसको उष्मा ऊर्जा दे रहे होते हैं, और ऊर्जा जब इसको बाहर से जब दे रहे हैं तो जल के कणों की जो ऊर्जा बढ़ जाती है और ये तेजी से गति करने लगते हैं। और इस प्रकार जल के कणों के मध्य आकर्षण बल क्षीण हो जाता है और जल के कण स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, और जल के कण स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। और पात्र से बाहर निकलने लगते हैं, और पात्र से बाहर निकलने लगते हैं। यह जल की गैसीय अवस्था है। अर्थात हमने देखा कि अगर किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी अवस्था बदल जाती है, वो द्रव अवस्था में आ जाता है। द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी अवस्था फिर बदल जाती है, वो गैसीय अवस्था में आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ताप देने से या ऊष्मा देने से पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। अब यहां देखिए, हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ परिभाषाएं ले रहे हैं जिनको आपको भी नोट करना है। सबसे पहले लेते हैं संगलन। संगलन कहते हैं पिघलने को। संगलन, तो संगलन का मतलब होता है पिघलना। ठोस का द्रव में बदलना संगलन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना संगलन कहलाता है, मोम को गर्म करने पर पिघलना संगलन कहलाता है। इसी प्रकार अगली परिभाषा आती है क्वथन। क्वथन का मतलब होता है उबलना, यानी द्रव का उबलना क्वथन कहलाता है। इस उबलने की क्रिया को हम क्वथन कहते हैं। यह क्वथन की परिभाषा है। और तीसरी परिभाषा है गलनांक। ये ताप से संबंधित है, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अर्थात जिस ताप पर कोई ठोस पिघल जाता है उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। इस क्रिया को तो हम संगलन कहते हैं,
लेकिन इस ताप को हम गलनांक कहते हैं। इस तरह से क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। यानी जिस ताप के ऊपर कोई द्रव उबलने लगे उसको हम क्वथनांक कहते हैं, यानी क्वथन का अंक। इसी प्रकार से संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये थोड़ी सी जटिल है परिभाषा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर एक किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी एक बात नोट करने की है कि जब पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ता जाता है, लेकिन जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होने लगती है तब पदार्थ का तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, जब तक कि पदार्थ की सारी अवस्था न बदल जाए। जैसे उदाहरण के रूप में ले, जैसे बर्फ को ले लिया तो बर्फ को गर्म करते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाती है। इस दौरान उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक कि पूरी बर्फ पिघल करके द्रवावस्था में नहीं आ जाती है। और जब द्रवावस्था पूरी तरह आ जाती है तब फिर उस द्रव का या जल का तापमान बढ़ना शुरू होगा। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान जब ताप में बढ़ोतरी नहीं होती है तो आखिर वह ऊष्मा कहाँ जाती है? वह ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आ जाती है। उस ऊष्मा को ही हम गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। परिभाषा में क्या लेंगे कि वायुमंडलीय तो दाब हो और पदार्थ की मात्रा लेंगे हम 1 किलोग्राम। कोई ठोस पदार्थ लेंगे, मात्रा होगी उसकी 1 किलोग्राम, और वायुमंडलीय दाब पर हम उसको लेंगे और फिर उसका गलनांक बिंदु पर हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो पूरे 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वह उसकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। इसी प्रकार ये जो नीचे का आरेख चित्र दिखा रखा है इसमें अवस्था परिवर्तन को दर्शाया गया है। जैसे ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था अगर पदार्थ की है उसको ऊष्मा हम दे देंगे तो द्रव अवस्था आ जाती है, और द्रव को हम और अधिक ऊष्मा देंगे गैसीय अवस्था आ जाती है। इसी तरह यदि हम इसका उल्टा करें, अगर ऊष्मा को घटाते जाएं तो भी अवस्था परिवर्तन होगा। अगर हम गैसीय अवस्था में, कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है और उसकी ऊष्मा को हम घटा दें, शीतलता कर दें, ठंडा कर दें उसको, तो उसकी द्रवावस्था आ जाती है। जैसे जल की भाप को अगर हम ठंडा करते हैं तो जल में बदल जाता है। इसी प्रकार द्रवावस्था को अगर और उसके तापमान को घटा दें, ऊष्मा को घटा दें, तो ठोस अवस्था आ जाती है। जैसे जल की ऊष्मा को घटाने पर वो बर्फ में बदल जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं ये होता है अवस्था परिवर्तन। 2 बातें हम नोट कर लें। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। और दूसरा लेते हैं बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होता है। तो इस प्रकार अब हम अगला बिंदु लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है, प्रयोग द्वारा समझाइए। हमने प्रयोगों में पाया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनको गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर उनकी द्रवावस्था नहीं आती है, वो सीधे ही ठोस से गैस में बदल जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको प्रयोग द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लेते हैं ऊर्ध्वपातन
जब किसी ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में बदल जाता है, सीधे ही गैस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कपूर, आयोडीन आदि में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। यह तो इसकी परिभाषा होगी। अब उसके बाद में प्रयोग द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रयोग हम एक चाइना डिश में, चाइना डिश होती है, एक चीनी मिट्टी की प्याली होती है। चाइना डिश में थोड़ा सा कपूर लेते हैं, थोड़ा सा ठोस कपूर लेते हैं। इसको इस प्याली को स्टैंड पर रखते हैं तथा प्याली के ऊपर एक कीप उल्टा करके रख देते हैं। कीप के ऊपरी सिरे पर एक रुई लगा देते हैं। अब प्याली को गर्म करते हैं। हम देखते हैं कि कपूर सीधा ही ठोस से गैस में बदलने लगता है। इसकी द्रव अवस्था नहीं आती है, अतः कपूर एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। तो हम गर्म करते हैं तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं।